सेल और प्रकोष्ठ का काम प्रभावी रूप से देखने वाले मेरे सहयोगी महेंद्र पांडे, जिन्होंने मैं अध्यक्ष था तब भी आईटी सेल में बहुत अच्छा काम किया और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर अरविंद गुप्ता। दूसरे को कन्वेनियर वो भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, संजीव सिंह जी। महाराष्ट्र में मैं जब अध्यक्ष था महाराष्ट्र का, तब मेरे साथ आईटी सेल के प्रमुख के रूप में विनीत गोयनका जी काम करते थे। बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और आज वो सह संयोजक करके अरविंद जी के साथ काम कर रहे हैं। और उपस्थित सभी आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, वैसे सबसे पहले मैं अरविंद जी को, संजीव सिंह जी को और विनीत जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इतनी अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे जीडीपी बढ़ाना है तो ग्रोथ इंजिन्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, वैसे बीजेपी का अगर विस्तार करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के भी ग्रोथ इंजिन और जनरेट करके बढ़ाने पड़ेंगे। और आईटी सेल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंजिन एज फार एज बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न। आप सब लोग देश के एक ऐसे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसका कंट्रीब्यूशन देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सभी लोग हैं, मैं कोई किसी को तोल नहीं रहा हूँ, पर मेरा विश्वास है कि 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। और दुनिया में अगर हिंदुस्तान को अगर नंबर 1 की महाशक्ति अगर बनानी है, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका सबसे बड़ा आधार अगर कोई होगा तो वर्ल्ड में हमको नंबर 1 कर पहुंचाने वाली 2 शक्तियां महत्वपूर्ण होगी। उसमें से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 महत्वपूर्ण ताकतें हैं। तो आपका महत्व बहुत ही है, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के डर के कारण अपने कानून को कैसे बदलना पड़ा, यह आपने देखा है। चाइना में भी अंग्रेजी आता नहीं, वहाँ लोगों को जैसा आना चाहिए वैसा, अभी कोशिश कर रहे वो। तो चाइनीज़ कंपनी में भी जब मैं गया था तो इंडियन नाम दिखते तो सिलेक्शन कर देते थे आईटी कंपनी। ये आपका गुडविल है और इस क्षेत्र ने देश को फॉरेन एक्सचेंज तो दिलाया है, पर इस क्षेत्र ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में एक बुद्धिमान लोगों का देश, ये प्रतिमा अगर देने का काम किसी ने किया है तो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स ने किया है। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में आप सबकी योगदान को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी हम सब के मार्गदर्शक हैं। उनके विचार, उनकी भविष्यवाणियाँ युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, संस्कृति, इतिहास, विरासत के बारे में, भारतीय फिलॉसफी के बारे में, पूरे दुनिया में उन्होंने बहुत कम समय में अपनी ऐसी एक छवि निर्माण कर दी थी कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के आधार पर ही विश्व आगे जा सकता है, इस प्रकार की प्रतिमा उन्होंने निर्माण की थी। और उन्होंने एक बात कही थी और वो बात आपसे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी जो है वो 18वीं सदी में सब जगह पर मुग़ल सल्तनत का बोलबाला था। 19वीं सदी जब आई तब उस समय स्वाभाविक रूप से एक ब्रिटिश एम्पायर का राज सब तरफ था, यूनियन जैक लहर रहा था, अंग्रेज़ों का शासन था। 20वीं सदी जब शुरुआत हो रही थी तो अमेरिका की शुरुआत हुई थी, उन्होंने कहा नहीं था, पर उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर करके अब लोगों के सामने आया और आज भी अमेरिका ने पूरे दुनिया के राजनीति में उनका एक दबदबा निर्माण किया है। पर आगे विवेकानंद जी का चिंतन ये कहता है कि 21वीं सदी जो है वो आने वाला समय, शतक जो है वो हिंदुस्तान का है, भारतीयों का है और हम सब विश्व को दिशा दे सकते हैं। हम हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बना सकते हैं। और ये जो भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये उस समय उतना सामने नहीं आया था, पर विशेष रूप से
1985 फिर 1990 और उसके बाद 1995 के बाद विशेष रूप से हमारे आईटी के सेक्टर में हमारा प्रगति और विकास जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहा था, उसके कारण हम दुनिया में हमने इस बात का एहसास पैदा किया था कि नॉलेज, ये जो पावर है, ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान, ये सबसे बड़ी पावर है। और हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जो भविष्य की जो पावर है ज्ञान की, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की बात है, इसमें हिंदुस्तान सबसे आगे निकल रहा था। ये हमारी प्रतिमा थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्तमान स्थिति में कुछ धक्का लगा हुआ है। उसका दुख और दर्द आपको भी है और मुझे भी है। अब स्थितियाँ ये है कि हम जब इतने अच्छे तरीके से जा रहे थे, तो आज हमारे देश में इन सब समस्याओं के कारण हम ग्रस्त क्यों हुए हैं? आपके मन को ये सवाल पूछो कि हमारे देश की आज की स्थिति ऐसी क्यों हुई है। 47 में $1 की कीमत ₹1 थी और कांग्रेसियों ने ऐसे काम किया जोरों से कि $1 की कीमत ₹68 करा दी। एक समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास सरप्लस था, इतना था, आज हमारा पूरा खाली हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही थी। लोग चाइना और हिंदुस्तान के तरफ इस तरफ देख रहे थे कि आने वाला भविष्य यहाँ है। पूरे वर्ल्ड की ताकतें हमारे यहाँ एफडीआई के डालकर अलग अलग टेक्नोलॉजी में आना चाहती थी। आज एफडीआई आना बंद हुआ है और दूसरी ओर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आई है वो भी हमारे देश के वापस जा रही है। यानी आप ये समझ लीजिए कि हमको जिस दिशा से जा रहा था अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमारा $350 बिलियन हमारा फॉरेन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस है। उसमें से आपको ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा ये इम्बैलेंस होने का कारण जो है, इसका कारण पेट्रोल और गैस है। हमारे देश में 350 डिपॉजिट्स है। अभी 80% हम इंपोर्ट पर निर्भर है, पर हमारे देश में मणिपुर, आसाम और देश के अनेक जगह पर अगर गैस का इन्वेंशन जो हुआ है, उसके आधार पर अगर हम गैस और पेट्रोल और डीजल अगर निकालने का, राजस्थान में भी है, अगर फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अगर हम करते तो 50% हमारी रिक्वायरमेंट हमारे देश में पूरी हो सकती, इतनी ताकत हमारे पास है। पर आज हमारे देश में हम ये नहीं कर रहे। जो बायोफ्यूल है, जिसमें अटल जी की सरकार में लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया, वो नहीं है। मैं बायोफ्यूल में काम करता हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि अभी हमारे यहाँ हमने इथेनॉल हम तैयार करते हैं, सरकार नहीं खरीदती, ₹40 लीटर है। और आज तंग आ गए हम आखिर। तो हमने हमारे वहाँ के इसमें एक प्राइवेट हिसार पेट्रोलियम के साथ जॉइंट वेंचर किया और अभी 1 तारीख से हम 100 पेट्रोल पंप खोल रहे हैं। अब ₹1.5 लीटर सस्ता पेट्रोल बेच रहे हैं, ₹1.5 लीटर। और 20% अगर अलाउ किया गया तो हम ₹4 लीटर सस्ता बेचेंगे। और कनाडा में, अमेरिका में 85% इथेनॉल यूज़ किया जा रहा है। इथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल है। दिल्ली में जो कचरा इकट्ठा होता है उससे भी इथेनॉल बन सकता है, बायोमास से हो सकता है। कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ का उपयोग करके भी इथेनॉल बन सकता है। अब ये देश में अवेलेबल है टेक्नोलॉजी। अब वॉल्वो और फॉक्सवैगन, फिएट, फोर्ड, 4 कंपनियों ने, और एक यूरोपियन कंपनी है ट्रक बनाने वाली बड़ी, स्वीडन में है वो। तो मैंने वहाँ के एम्बेसडर से भी मिला था। मुझे फुर्सत नहीं मिल रही, पर मैं स्वीडन जा रहा हूँ, बीच में नॉर्वे में था। तो उन्होंने 100% इथेनॉल पर चलाने वाली बसेस और ट्रैक्टर्स तैयार किए। एस से नाम है कंपनी का, बड़ा नाम है ऑटोमोबाइल में। तो उन्होंने भी शुरू किया है। हाँ, स्वेंस का, यस। अब मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे देश में ये क्यों नहीं होता। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। केवल उत्तर प्रदेश में शुगर केन वाले मोलाइसेस के ऊपर अगर 50 हमने शुगर मिल खोली, इतना पानी है, तो हम लोग 5000 मेगावाट पावर तो यूपी में तैयार कर सकते हैं। मुझे कहते हुए कभी कभी अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बार बिहार के हमारे मुख्यमंत्री और उस समय के उप मुख्यमंत्री को कहा था कि बिहार सरकार जितनी पावर जनरेट करती है, उतना हम बीजेपी के कार्यकर्ता मिलकर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों को 125 मेगावाट पावर तैयार करते हैं। 75 मेगावाट पावर हम तैयार करते हैं बायोमास से। तो जो छोटे छोटे इंडिविजुअल जो कर सकते हैं, वो भी सरकार इतना क्यों कम करती, क्यों ध्यान नहीं दिया गया? यानी हमारे देश में बायोफ्यूल हो सकती है, गैस अवेलेबल है,
पर हमारी सरकार कुछ नहीं करती, इंपोर्ट कर रही है। गोल्ड के 17 डिपॉजिट है, कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं, कोई काम ही नहीं करता, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। मध्य प्रदेश में एक डायमंड का इतना बड़ा हमको ये मिला है कि वो डायमंड अगर दुनिया में हम बेचेंगे तो हमारे बहुत से आर्थिक सवाल हम सुलझा सकते हैं, पर कोई निर्णय नहीं होता 10 साल से। मेरे समझ में नहीं आता कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन इज ए बेसिक ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। व्हाट्स द रीज़न? इसका कारण क्या है? वो कोलार में डंप पड़ा हुआ है गोल्ड का, उससे अगर गोल्ड निकालते तो $60 बिलियन गोल्ड का इंपोर्ट है, वो बच सकता था। 30 बिलियन तो आता, कुछ तो कम होता। हमारे पास आशिया में सबसे ज़्यादा कोल है, पर हमारी कोल माइन बंद है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कहता है बंद करो, कोल इंडिया कहता है बंद करो, फिर दोनों ने क्लियरेंस दिया तो सीबीआई बोलता बंद करो, तीनों ने दिया तो हाई कोर्ट बोलता बंद करो, और सब ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है स्टे लगाओ। यानी देश में हम लोग अमेरिका से, फिलीपाइन से, इंडोनेशिया से हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे देश में कोल होने के बाद हमारे पास कोल नहीं। और आज हमारी पावर सेक्टर में आने वाले समय में, मैं अभ्यास जो कुछ किया उसके आधार पर कह रहा हूँ कि जो गैस बेस्ड पावर प्लांट थे, जो थर्मल पावर प्लांट थे, कोल न होने के कारण, और कोल के रेट में पावर का रेट उसमें मेल नहीं खाता, इसके कारण हमारे यहाँ आने वाले 2 महीने में 2,40,000 करोड़ का बैंकों का एनपीए खड़ा हुआ है। अभी एनपीए में गई है बैंकें, तो बैंक के शेयर का क्या होगा ये आप सोचो। यानी जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, वहाँ वहाँ बंटाधार। ये कांग्रेस से देश को मिला हुआ एक शाप है। एक शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे भोपाल के, बहुत अच्छे कवि थे, उनकी एक कांग्रेस करके कविता थी, बहुत सुंदर कविता थी कि कांग्रेस एक समस्या है, समस्या ही कांग्रेस है। उत्तर में हारती है तो दक्षिण में जीतती है, दक्षिण में जीतती है तो उत्तर में हारती है। पूंजीपतियों को दिलासा देती है, गरीबी हटाओ का नारा देती है। जो राज्य में बेकार थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में बेकार थे उनको एम्बेसडर बनाया, जो उनको गवर्नर बनाया, और जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बनाया। कांग्रेस एक समस्या है, समस्या ही कांग्रेस है। जब तक भ्रष्टाचार, जातीयवाद, परिवारवाद रहेगा तब तक कांग्रेस अमरत्व लेकर रहेगी, और जब तक कांग्रेस रहेगी तब देश ऐसा ही पीछे चलता जाएगा। वो बहुत अच्छा निबंध है उनका। अब यही इन सब 66 साल का इतिहास, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ इतिहास है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, देश के साथ विश्वासघात करना, इसका ये इतिहास है। मैं कठोर शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। 47 को स्वाधीनता मिली, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद की चर्चा हुई, नेहरू जी ने देश के विकास का मॉडल निर्माण किया, और गांधी जी ने राम राज्य का सपना रखा। फिर नेहरू जी ने कहा गरीबी दूर करेंगे, इंदिरा जी आई गरीबी हटाओ, राजीव गांधी आई गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी आई गरीबी हटाओ, अब नेहरू जी का पोता भी कह रहा गरीबी हटाओ। तो गरीबी किसकी हटी? अच्छा काम किया। कांग्रेस वाले बहुत होशियार है, उनने कहा 26 रुपये से ज़्यादा 27 रुपये प्रतिदिन गांव में जिस व्यक्ति का इनकम है वो धनवान व्यक्ति है। अच्छा मार्ग ढूंढा। और दिल्ली जैसे शहर में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपये से ज़्यादा है, 33 रुपये प्रतिदिन है, वो धनवान है। तो 999 रुपये महीने के कमाकर आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हो और आपकी गरीबी दूर हो गई। ये इनका इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अब मुझे बताइए देश का क्या होगा? सब कुछ होने के बाद हमारे पास ये भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी हमारा पीछा कर रही है। हमारे पास सब कुछ है, जैसे मैंने आपको कहा था पेट्रोल गैस में हमारे पास है, उसकी हालत ख़राब कर दी। कोल गोल्ड के बारे में हमारी हालत ख़राब कर दी। मैं अगर छोटे इसमें, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी रखता, पर एक सिंपल बात है कि देश को मजबूत करना है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचना चाहिए कि कौन से चीज़ों का ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, उसका इंडिजिनस पर्याय ढूंढना, यही उसके ऊपर उपाय है। हम पेट्रोल गैस का पर्याय ढूंढें, अल्टरनेटिव फ्यूल का पर्याय ढूंढें, हम कोल की माइन खोले ताकि कोल इंपोर्ट ना हो, गोल्ड माइन खोले ताकि गोल्ड इंपोर्ट ना हो। हम लोग अगर इसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट, वो आपके लिए चैलेंज है।
आप कभी लिस्ट में जाइए अरविंद जी कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट क्या होता है। वी आर ए नेशनलिस्ट पार्टी, वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। इंपोर्ट सब्सिट्यूट हमको ढूंढना है, और जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे देश में हम तैयार करें, हमारे टेक्नोलॉजी से तैयार करें। एक समय ऐसा था, एक स्ट्रेचलॉन करके कपड़ा आता था, वो स्मगल करके होके आता था। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, तो वो स्ट्रेचलॉन की पैंट पहनना बड़ा अच्छा लगता था। वो कोई तो भी कस्टम वाले पकड़ते थे, फिर सोसाइटी में मिलता था, और सुबह लाइन लगती थी। वो जापानी रिस्ट वॉचेस रहते थे इलेक्ट्रॉनिक, क्या क्रेज़ थी। हम कॉलेज में जाते जाते वो लाइन में लगते थे, 9 बजे लाइन में लगते थे, तो 2 पैंट की कपड़ा और 2 घड़ी हमको मिलती थी, तीसरी नहीं, 2 ही लो, और लाइन में खरीदते थे। आपको शायद, आप में से, आपकी और मेरी उम्र में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है तो आपको नहीं याद आया होगा, पर हमारे समय वो स्ट्रेचलॉन का कपड़ा था। अब काठमांडू जाते थे तो बड़ा, अरे वो तुम दार्जिलिंग जाओ, सुबह 2 माप लेता है टेलर, और स्मगल्ड होता है वहाँ, और स्ट्रेचलॉन का शर्ट और पैंट सिला के भी तुमको टेलर देता है। तो दार्जिलिंग में नेपाल से आता था, तो वो बड़ी क्रेज़ थी हमारे युवा इसमें। अब जब हमारे देश में स्ट्रेचलॉन पैदा हुआ, वॉचेस पैदा हुई, कोई आना बंद हो गया। हमारे देश में जो अभी मोबाइल फ़ोन है, मुझे पता नहीं है, पर मोबाइल फ़ोन जो है, आईफोन है, उसका इंपोर्ट बड़ा है। जो आईफोन बनाने वाली और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली फैक्ट्रीज है, उन्होंने चाइना में अपनी इंडस्ट्री डाली है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं डाली? आज मैं, देखो, आप कुछ भी कहिए, संजय गांधी के ऊपर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। जब मारुति आई तो देश भर में हमारे सब लोगों ने, हमने उस पर कहा कि ये बेकार है, क्यों लाई सब। अब मारुति गुड़गांव में है, इसलिए दिल्ली की रौनक है। जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज दिल्ली में और गुड़गांव में चल रही है, इसका कारण मारुति है। और मारुति देश में गाड़ियां देता है तो एक्सपोर्ट भी करता है, फॉरेन एक्सचेंज मिला कर देता है। अब हमारे डिफेंस में हमने एक ट्रक खरीदी की, बीच में उसका बड़ा विवाद हुआ था, तो मैं जबलपुर गया था। तो जबलपुर में डिफेंस की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो मैंने हमारे डिफेंस कमेटी के पार्लियामेंट मेंबर्स को बुलाकर कहा कि आप ये ट्रक खरीदने के बजाय, अगर ये ट्रक अगर जबलपुर के अपने, इसमें सब अच्छे, बहुत वेल इक्विप का है जबलपुर की फैक्ट्री, अगर उसमें बनाते तो हमारे एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होती, और जो चीज़ आप वहाँ से ला रहे हो वही चीज़ हिंदुस्तान में 100 रुपये की 60 रुपये में बनती, 40 रुपये आपके बचते, यहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होता। तो हम जो इंपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हमारे देश में नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूँ कि FDI इन, जिसमें अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, 1,15,000 करोड़ का इंपोर्ट है हमारा डिफेंस में, वो इंपोर्ट करने के बजाय अगर हमारे देश में अगर इंडस्ट्री खड़ी हो जाए तो जॉइंट वेंचर में हम लोग उनको 75% या 80% तक भी देंगे, तो आखिर हमारे देश में तैयार होगा, एंसिलरी खड़ी होगी, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि भविष्य में हमको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई सोचनी है, तो हमारे देश के मैन पावर को, रोजगार को निर्मित करने वाली अर्थव्यवस्था, ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जिसको हमको उस दिशा में जाना है। रोजगार निर्मित होगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज पॉसिबल जब रोजगार की निर्मित होगी, और रोजगार की निर्मित जो होगी उसमें जो इनकम टैक्स और इंसेंटिव जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस ना करे। भाई 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने की, 2,000 लोगों को रोजगार दिया, और इस कंपनी ने 100 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की और 5,000 लोगों को रोजगार दिया। तो हम ऐसी नीति बनाएंगे कि जो कंपनी ज़्यादा रोजगार निर्माण करेगी उसको ज़्यादा सहूलतें मिलेगी, कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट के ऊपर नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के आधार पर इंसेंटिव्स मिलेंगे, ताकि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। अब हमारी स्थितियाँ ऐसी हुई है, अब आप तो सब ओपिनियन मेकर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, मैं सिंपल बात बताता हूँ। संविधान में 3 लिस्ट है, कॉन्करेंट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक सेंट्रल लिस्ट है। केंद्र सरकार के जितने काम है उसका संबंध जो है वो, उसका संबंध सेंट्रल लिस्ट से है। आप सेंट्रल लिस्ट निकाल लीजिए। आपके सोशल मीडिया में एक बार ये चर्चा शुरू करा दीजिए। सेंट्रल लिस्ट, नेशनल हाईवे, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, बैंड बाजा बजाया। अटल जी के सरकार में रोज 24 किलोमीटर रास्ता बनता था, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन लोगों ने कमाल करके दिखाया, 1 किलोमीटर पे लाया। अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, खत्म कर दिया सेक्टर को। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई अटल जी की सरकार के समय, और ये
नेशनल हाईवे की भी योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आदमी नहीं हूँ, पर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरी रुचि है। बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर्स, ये सब बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मेरी रुचि है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बढ़े, इससे इकोनॉमी सुधरेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा। तो इन्होंने कमाल किया, 24 किलोमीटर का 1 किलोमीटर पे लाया। फिर दूसरा एविएशन सेक्टर, हवाई वाहतूक। मैं राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए गया था, बहुत अच्छे सच भले व्यक्ति है। तो मैं उनके साथ 1.5-2 घंटा बैठा था, ऐसे ही गपशप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखो नितिन, मुझे याद है तुम जब जब भी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर के मिले तब तब तुमने मुझे सही सलाह दिया। तो वो याद कर रहे थे कि जब किंगफिशर बंद पड़ रहा था तो मैंने उनको कहा, दादा एक काम करो, इसको बचाओ। तो बोले, नितिन तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है इसको बचाने में? मतलब मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये अगर मर जाएगा तो बीजेपी का 25 लाख रुपए साल का नुकसान होगा। बोला, क्या बात है, 25 लाख तुम्हारा कैसे नुकसान होगा? तुम्हारे क्या शेयर होल्डिंग है? बोला, नहीं, मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि ये एयरपोर्ट के बाजू में 50 एयरलाइंस के लड़के लड़कियाँ खड़े हो और ये देखे कि ये मुंबई 5,000, दूसरा बोले 4,500, तीसरा बोले 3,000, चौथा बोले 2,000, ऐसी कॉम्पिटिशन हो। तो ये जिस दिन अपने प्लेन कैंसिल करता उस दिन बाकी दोनों अपने किराया 2-2 हज़ार से बढ़ा देते। तो ये रहेगा तो हमारा किराया कम होगा, तो हमारी बचत होगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता घूमते, तो 25 लाख रुपए का इफेक्ट तो हमको ही मिलेगा। इसलिए ये बंद नहीं होना चाहिए। अब वो सही है, अब मुंबई दिल्ली टिकट किंगफिशर कैंसिल हो गया, रेट बढ़ गए। अब ये एयरलाइंस वाला, इंडिगो वाला चाहता है कि ये जेट वाला के भी बैंड बाजा बज जाए ताकि मैं अकेला रहूं। एक दूसरे को कब जाते हैं ऐसे राह देख रहे, क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी तो रेट बढ़ा देंगे। ये स्वाभाविक है। मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। मैं जब स्टूडेंट था तो नागपुर से मुंबई फ़ोन करता था तो 66 रुपीज़ ट्रंक कॉल को लगते थे। 180 पर फ़ोन करते थे, ट्रंक कॉल, मुंबई नंबर, नागपुर नंबर बुक करना है। फिर 3 घंटे बैठ रहे, अरे आया क्या, कोई अरे आया क्या फ़ोन, ट्रंक कॉल आया क्या नहीं। फिर 4 घंटे के बाद, हाँ मुंबई बात करिए, 66 रुपये लगते थे। अब 35 पैसे में बात होती। 66 रुपये जो बात करते थे वो 35 पैसे में क्यों आई? इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। अब इसलिए हम लोग जो है, हम देश को इस प्रकार से बनाना चाहते हैं कि हमारे देश में कंज्यूमर का फ़ायदा हो, गरीब का फ़ायदा हो। और इसलिए आज के स्थिति में कांग्रेस ने उल्टा किया है। जैसे मैंने सेंट्रल लिस्ट में कहा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर 2G स्पेक्ट्रम आया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया, टेलीकम्युनिकेशन को लंबा किया, हाईवे को लंबा किया। माइनिंग सेक्टर, पूरा हमारा आयरन ओर और स्टील इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट था, पूरा लंबा कर दिया, पूरे इंडस्ट्री को लंबा किया, दिवाला पिटा वो लंबा किया। कोल सेक्टर वो लंबा किया। पावर सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट लंबे कर दिए, न्यूक्लियर प्लांट कोई आया नहीं, विंड पावर और हाइड्रो पावर इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं, सत्यानाश कर दिया। गैस बेस्ड पावर प्लांट बन के पड़े हैं, 1,25,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट बन के पड़े, उनको गैस नहीं है, और गैस मिला तो 12 रुपये यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिलती तो चला नहीं सकते, बैंक में एनपी हो गया। पावर सेक्टर का सत्यानाश किया। आप में से कोई अपना दिमाग लगाओ और मुझे समझाओ कि एक ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जिस सेक्टर में इस यूपी और कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया, बताओ आप। हाँ, एक बार ये मान्य करता हूँ मैं आपकी बात को 100% स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम किया है, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप कितने भी विद्वान हो, 1,76,000 करोड़ लिखो और कागज पर कितने शून्य लगते हैं? 1,76,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट 1,86,000 करोड़, कॉमनवेल्थ गेम 76,000 करोड़, क्या शून्य बढ़ रहे हैं? ना जात पर ना बात पर, सोनिया मनमोहन सिंह की बात पर खाओ खींचो। राम नाम, वो भजन था, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो ये एक भजन गा रहे कांग्रेसी कि सोनिया मनमोहन सिंह के नाम की लूट मची है, जितना लूट सकता उतना लूट, ना जात पर ना बात पर, सोनिया की बात पर लूट। चल जा, पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ लूट मची है, लूट। और फिर से आपके सामने आएंगे तो फूड फॉर पुअर। बोलने का चेहरा एक है और करने का चेहरा दूसरा है।
और इसलिए आज के स्थिति में राजनीति जो है वो नीति के बिना राजनीति नहीं होगी। विज्ञान, तंत्र विज्ञान, प्रगति और विकास को भी हमको आगे लेकर जाना है। वी नीड कि हम इस देश के भविष्य को और देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना केवल किसी XYZ को मुख्यमंत्री, MLA, MP और प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं हुई है। हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। और इसलिए पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, जिसका हम जिक्र बार बार करते रहे हैं। और एक बात जरूर है कि सक्सेसफुल लीडरशिप, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इथिक्स, मॉरलिटी एंड वैल्यूज। फैमिली सिस्टम इथिक्स और वैल्यूज के आधार पर होगी। एजुकेशन सिस्टम इथिक्स, वैल्यूज और मॉरलिटी के आधार पर होगी। तो विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम दुनिया की नंबर 1 की ताकत भी बनेंगे और दुनिया को दिशा देने की शक्ति भी बनाएंगे, महाशक्ति बनेंगे। अब दोनों के बीच में कैसा इंटीग्रेशन करना आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड, ये हमने कभी नहीं कहा, पर जो गोल्ड है उसको स्वीकार करेंगे और जो भविष्य में अच्छा है उसको स्वीकार करके और दोनों का मिलाप करके भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। ये राष्ट्रवाद का विचार ही हमारा आत्मा है, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास। और ये करने के लिए हमने तय किया है कि गुड गवर्नेंस, बट हमने केवल गुड गवर्नेंस नहीं कहा, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ विनीत को भी और गुप्ता जी को भी कि इस देश में ई गवर्नेंस अगर आएगा, देखो मैं विश्वास के साथ बता सकता हूँ आपका सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, महानगर पालिका, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उसके सभी कारपोरेशन, सभी सिस्टम में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल इम्प्लीमेंट होगी तो भ्रष्टाचार 80% कम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी से, परफॉर्मेंस ऑडिट से, टाइम बाउंड अप्रोच से, IT का उपयोग करने से देश की 80% समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। जुडिशरी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सभी सेक्टर में अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा तो हम समाज के जीवन को और राष्ट्र के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं। और इसलिए राष्ट्रवाद, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। एक बात जरूर है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, इनडिसिसिव लीडरशिप एंड इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप, ये मनमोहन सिंह जी की और कांग्रेस UPA सरकार की विशेषता है। एक ने मुझे SMS किया था, मजाक में किया था, उसने कहा था कि लोग भ्रष्टाचार और महंगाई का विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री के पुतले फूंक रहे हैं, पर हमने ऐसे पुतले को प्रधानमंत्री बनाया जो देश को फूंक रहा है। अब क्या हालत है, लोग क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या भेजते हैं। एक से एक कहानियाँ SMS पे चल रही है। अब आपको इसमें माहिर है, आप रोज़ उसको देखते हो। ये क्या स्थिति बनी है। और इसलिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को कहना चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंत्योदय, सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम लोग उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे और तब तक हम लगातार कार्य करते रहेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग, अंत्योदय, ये हमारा उद्दिष्ट है। और एक बात जरूरी है जो हमारे बारे में गलत प्रचार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर कोई राजनीति करना नहीं चाहती।
हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। सामाजिक, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस इज द पार्ट एंड पार्सल कन्विक्शन ऑफ द पार्टी। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय हमारी कटिबद्धता है और इसलिए समाज के सभी क्षेत्र के लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सबकी समान आधार पर प्रगति और विकास होगी। ये हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। हम किसी भी जात, पंथ, धर्म, भाषा पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है इसके बाद जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाली बात है, जो सुरक्षा की बात है, आपको पता है हमारी सीमाएं असुरक्षित है। पाकिस्तान अटैक कर रहा है, कभी चाइना घुस रहा है, कितने बार घुसा है, उसमें भी एक ने वेबसाइट डेवलप की है, कितने बार घुसा है। कोई भी आता है घुस जाता है। मैंने वर्ल्ड में ऐसा देश नहीं देखा कि बांग्लादेशी 36% पाकिस्तान आसाम में हो गए। अगला मुख्यमंत्री बांग्लादेश का नागरिक आसाम का होगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और पशुपति से तिरुपति तक माओइस्ट नक्सलाइट ने रेड कारपेट एरिया बनाकर वो हमारे समाज व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को उद्ध्वस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान को इस बात का पता चला है कि 3 बार हमने वॉर करने के बाद हम हार गए, तो उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की है कि आतंकवाद को और आतंकवादियों को इंडिया में इंपोर्ट करो। और अनेक शहर अब आतंकवादियों का अड्डा बन रहे हैं और सेकुलरवाद के नाम पर आतंकवादियों का ग्लोरिफिकेशन, तुष्टिकरण कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहाँ जाएगा हमारा देश? आर्थिक स्थिति में सत्यानाश, सुरक्षा के बारे में सत्यानाश। पाकिस्तान, चाइना एक तरफ हमारे तरफ आ रहे हैं। देश के अंदर माओइस्ट, नक्सलाइस्ट और आतंकवादी अड्डे बनाकर निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और देश पूरी तरह संकटों से ग्रस्त है। और इसलिए मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ, ये तो बात ज़रूर है कि जॉब इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इम्पॉर्टेंट है। ये सब बातें लेकर हम जाएंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन। ये किस लिए कि आग्रह से लोगों को ये कन्वे करिए, क्योंकि जब कन्विंस नहीं किया जाता तब कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। कांग्रेस पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पर चुनाव नहीं जीत सकती, तो कांग्रेस पार्टी कम्युनल कार्ड को इस्तेमाल करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित, एंटी ट्राइबल और एंटी माइनॉरिटीज़ ऐसी इमेज खड़ी करना चाहती है। उनके मन में डर पैदा करना चाहती है। हमारे अनेक राज्यों में सत्ता थी, हमने कभी अल्पसंख्यक समाजों पर, दलित समाज पर, शेड्यूल ट्राइब समाज पर अन्याय करने वाला एक भी निर्णय नहीं किया। गुजरात से ज़्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए, पर महाराष्ट्र के कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को टारगेट नहीं किया गया। अब आतंकवादियों के इनकाउंटर्स हुए, उसको फेक इनकाउंटर कह के जो आतंकवादियों से लड़ने वाले पुलिस वालों को जेल में भेजने का काम कांग्रेस और यूपीए की सरकार कर रही है। अब मुझे बताइए कि देश कहाँ जाएगा? और इसलिए आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण आने वाले चुनाव में है कि ये चुनाव में एनडीए जीते या भाजपा जीते, हमारी सरकार आए, एक्स प्रधानमंत्री बने कि वाई प्रधानमंत्री बने, कोई मंत्री बने और कौन मंत्री बने, कौन एमपी बने और कौन बने, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि ये आने वाला 2014 का चुनाव ये एक बात के लिए महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान बचेगा या हिंदुस्तान समाप्त होगा। ये बात पर चुनाव होने वाला। हिंदुस्तान को बचाने की ताकत अपने गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने किया हुआ काम और आज भी यूपीए सरकार की तुलना में हमारी राज्य सरकार ने किया हुआ काम, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश 18.90, गुजरात 11.50 और राज्य केंद्र सरकार 2% से कम यूपीए। जीडीपी 11.50, मध्य प्रदेश 11.20, गुजरात और देश की सरकार 4.5%। हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, कोई भी पैरामीटर लगाओ, बीजेपी ने यह सिद्ध करके दिया है कि इस देश की, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास करने की क्षमता, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने की ताकत और हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनाने की ताकत हिंदुस्तान की राजनीति में कोई राजनीतिक पार्टी में है तो उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और इसलिए आने वाले समय में
मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो गरीब आदमी को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती, गरीब गरीब होता है। प्याज को कोई धर्म नहीं होता, प्याज प्याज होता है। जो मुसलमान खाता है तो भी प्याज है, हिंदू खाता है तो भी प्याज है, सबको 80 रुपये किलो का भाव है। सब मर रहे, ऑटो रिक्शा वाला भी मर रहे, मिडिल क्लास भी मर रहे, सरकारी कर्मचारी भी मर रहे, सब तंग आ चुके हैं। कल हमने एक प्रेजेंटेशन देखा था, आई एम चेंज, मैं बदल हूँ, परिवर्तन हूँ, और अब मुझे बदलना है। अब मुझे लगता है कि यह संकल्प करके जाइए कि मुझे अब इस देश में कांग्रेस को बदलना है, इस परिस्थिति को बदलना है और हिंदुस्तान को फिर से एक बार सही पटरी पर लाकर प्रगति और विकास की ओर ले जाना है। दैट इज द मिशन, और यही चैलेंज हमने स्वीकार किया है। इसलिए थोड़े से 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। राजनीति, इस खेल में ऐसा कहा जाता है, वोट फ्रॉम द पुअर एंड मनी फ्रॉम द रिच। ये राजनीति का सक्सेस फार्मूला है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ और आपको काम देता हूँ। आपके राज्य में आईटी के जितने इंजीनियर्स हैं उनको पकड़िए और उनको इतना कहिए कि आप छोटा सा काम करिए। आप कम से कम 100 लोगों से ऐसे संपर्क करिए कि जो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, जो कांग्रेस के पक्ष में है, और ऐसे 100 लोगों का मत परिवर्तन करना, उनके घर में जाना, उनसे बातचीत करना, देश के परिस्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, महंगाई के बारे में आप उन लोगों से चर्चा करो, उनको समझाओ और उनको भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में लेकर आओ। हमारे आईटी के आज आप यहाँ 200-250-300 लोग बैठे हैं। अगर हर राज्य में बात करेंगे तो हमारे सोशल मीडिया और सब प्रयास या कैंपेन अगर चलेगा, और इस कैंपेन के द्वारा आपने देश में, देखिए हमारी और कांग्रेस के बीच में 5-7% की गैप है, और ये 7% की जो गैप है, इसका कारण कांग्रेस जातीयवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोलकर इसको जीतने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी इज नॉट स्टैंड बाय देयर परफॉर्मेंस, दे हैव नो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। जो अचीवमेंट्स है उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो गवर्नेंस पर बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी पर बात नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन पर बात नहीं कर रहे, फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं कर रहे, सिक्योरिटी पर बात नहीं कर रहे, पावर पर बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्री पर बात नहीं कर रहे, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी बात कर रही कम्युनल कार्ड को खेलकर, अल्पसंख्यक समाज में डर पैदा करके कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। और जब कन्विंस करने की क्षमता खत्म होती है तो कन्फ्यूज करने की प्रोसेस शुरू होती है। और इसलिए देश में इस वोटर को कंफ्यूज करने की जो कोशिश की जा रही है, उस वोटर को हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। हम उनके पास पहुंचेंगे और पहुंचकर सच्चाई को बताएंगे, उनका मत परिवर्तन करेंगे और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के इस प्रक्रिया में उनको कंधे से कंधा लगाकर अपने साथ जोड़ेंगे। ये सबसे बड़ा काम आपको आने वाले समय में करना है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा विश्वास है परिवर्तन होगा। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो मुंबई में आया था पहली बार, अटल जी का भाषण मैंने सुना था, वो मेरा पहला दिन था। बांद्रा की समुद्र तट पर समुद्र की तरफ डूबते हुए सूरज की तरफ देखकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐलान किया था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। तो उनका वो वाक्य आज भी मैं याद करता हूँ। और आप सब कार्यकर्ताओं के, दैव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की शक्ति के भरोसे मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यूपीए और कांग्रेस हटेगी, बीजेपी और एनडीए आएगी, देश का तकदीर और भविष्य बदलेगा और हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनेगी। इस सपने को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यही विश्वास लेकर आप जाइए और आपके ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के इस क्षेत्र में अपने भाइयों को, अपने सहकारियों को इस विचार के साथ जोड़कर अपनी विचार प्रवाह की ताकत और मजबूत बनाइए और जिले जिले तक इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर सभी को साथ लेकर आगे जाइए। यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।